दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक जो कल हमने पढ़ा था उसका आगे का पार्ट हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो कल हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया तक पढ़ा। आज हम मंद अभिक्रिया तथा तीव्र अभिक्रिया की बात करेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा आज 5वां है, तीव्र अभिक्रिया तथा मंद अभिक्रिया। कल हमने वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया तथा संयोजन अभिक्रिया की बात की थी। आज हम दोस्तों नई अभिक्रिया लेके आए हैं, तीव्र अभिक्रिया तथा मंद अभिक्रिया। ये दोस्तों क्या होती है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? तीव्र अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो कम समय लेती है, अर्थात अभिकारक आपस में मिल जाने से कम समय में उत्पाद का निर्माण हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं सामान्यतः 10⁻⁻10 सेकेंड में ही दोस्तों संपन्न हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों एक तीव्र अभिक्रिया का। जैसे हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl दो अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, या इसका दूसरा नाम हमने बताया था दोस्तों क्रियाकारक, कल हमने बताया था, जो मिलके क्या बनेगा दोस्तों NaCl प्लस H2O का निर्माण करता है। ये अभिक्रियाएं -10 सेकेंड यानी 10⁻⁻10 सेकेंड यानी बहुत तीव्र गति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया हैं। इसका अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं AgNa3 प्लस HCl, जो AgCl प्लस HNO3 का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों AgCl श्वेत अवक्षेप में जम जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि तीव्र अभिक्रियाएं इससे भी क्या ज्यादा तीव्र अभिक्रिया हो सकती है? हाँ दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप होने वाली रिएक्शन वो 10⁻12 सेकेंड में ही संपन्न होती है दोस्तों। इस प्रकार की अभिक्रिया का समय काल यानी अभिकारक, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में बदलने में केवल उनका आधा समय ही लेता है, यानी अर्ध आयु काल में ही ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है दोस्तों। तीव्र अभिक्रिया पौधे के प्रकाश संश्लेषण में, यानी अर्धायु काल क्या होता है दोस्तों? अर्धायु काल की बात करें तो दोस्तों अर्धायु काल उसको कहेंगे जो अभिकारक उत्पाद में बदलने में जो आधा लगा समय, यानी इस अभिक्रिया में अभिकारक का आधा भाग यानी आधा पार्ट, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है सोडियम 1 ग्राम है तो उसका आधा ग्राम, जैसे CO2 है और प्लस H2O से क्रिया करते प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण करती है, तो इसका आधा भाग यानी इसका आधा भाग में उत्पाद में यानी C6H12O6 में बदलने में क्रिया जो होती है वो केवल आधे समय में ही, अभिकारक के आधे समय में ही संपन्न हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया 10⁻12 सेकेंड में संपन्न होती है दोस्तों। तो इस प्रकार की अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात करेंगे हम दोस्तों मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया दोस्तों, मंद अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो संपन्न होने में यानी अभिकारक भाग लेने में यानी अभिकारकों का आपस में संपन्न होने में यानी रिएक्शन करने में, रासायनिक क्रियाएं करने में
कम समय ले, यानी ये धीरे धीरे होती है, यानी इसमें कुछ समय लग जाता है, इसमें दिन लग जाते हैं या महीना लग जाता है या वर्ष लग जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों मंद अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। ये दोस्तों हमने जैसा लोहे पर जंग लगता है, ये देखा होगा आपने, तो ये लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? मंद अभिक्रिया है दोस्तों। कौन सी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया है। जैसे लोहे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो लोहे वो जल के संपर्क में आने पर और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या होता है? कुछ दिनों बाद जंग जम जाती है लोहे पर। तो इस अभिक्रिया को अब क्या कहेंगे दोस्तों? हम मंद अभिक्रिया कहेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों हम उत्कर्मणीय अभिक्रिया और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। 6 नंबर अभिक्रिया है, 6 नंबर अभिक्रिया अनुत्कर्मणीय तथा उत्कर्मणीय अभिक्रिया। दोस्तों अनुत्कर्मणीय तथा उत्कर्मणीय अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया की बात करेंगे दोस्तों। अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है, ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनने पर, यानी अभिकारक से उत्पाद बनने पर वापस उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। यानी अभिकारक से उत्पाद ही बन पाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोयले का हम दहन करवाते हैं तो क्या बन जाता है? CO2। वायु की उपस्थिति में कोयले का दहन करवाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? वायु की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो CO2 का निर्माण हो जाता है। ये दोस्तों CO2 निर्माण होने के बाद में वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार की CO2 से वापस हम कोयला नहीं बना पाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हम अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया के अंदर शामिल करेंगे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अगली बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो दोस्तों ये अभिक्रिया एक दिशीय होती है, यानी एक ही दिशा में संपन्न होती है ना। अब बात करते हैं इसकी सेकंड नंबर परिभाषा की कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया क्या होती है। उत्कर्मणीय अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? उत्कर्मणीय अभिक्रिया के अंतर अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया दोस्तों कौन होगी? उत्कर्मणीय अभिक्रिया होगी, है ना। तो जैसे कोई A+B क्या है? अभिकारक है, तो क्या बनेगा? C+D। क्या बनेगा दोस्तों? C+D। तो ये क्या है? दोनों दिशाओं में संपन्न होती है दोस्तों, दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाली रिएक्शन है। तो दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाली रिएक्शन कौन सी हो गई? उत्कर्मणीय, जबकि अनुत्कर्मणीय एक दिशीय है। जैसे A+B मिलके क्या बना दोस्तों? A+C+D। और C+D से वापस क्या बन जाएगा दोस्तों? A+B बन जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों? उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाएगी दोस्तों। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें। जैसे N2 है जो H2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है दोस्तों? NH3
का निर्माण होता है, अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इसको हम संतुलित कर लेते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन इधर है तो 2 नाइट्रोजन भी इधर हो गया, 3 हाइड्रोजन, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये रिएक्शन हमारी संतुलित हो गई। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, यानी अमोनिया से हम वापस नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। एक प्यारा सा एग्जाम्पल और समझते हैं दोस्तों। जैसे जल है, जल को ठंडा करने पर दोस्तों क्या बनती है, बर्फ बनती है। जबकि गर्म करने पर वापस बर्फ को वापस गर्म किया तो क्या बना दोस्तों, जल बना। यदि इसको वापस हम गर्म करते हैं दोस्तों, क्या बनेगी, वाष्प बनेगी दोस्तों। क्या बनेगी दोस्तों, वाष्प बनेगी। जबकि वापस इसको वाष्प को संघनन के द्वारा संघनित्र से संघनन किया जाता है तो क्या बनता है दोस्तों, वापस जल बनता है। जैसे कोई पानी, कोई पात्र ले लिया हमने, पात्र के अंदर जल भर रखा है, इसको नीचे से हम बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो दोस्तों इनमें भाप बनेगी। हम इस पर ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगाएंगे तो क्या है दोस्तों, यह भाप ऊपर नहीं उठ पाएगी और ये भाप ढक्कन के पेंदे में जम जाएगी। धीरे धीरे संघनन से वापस क्या बन जाएगा दोस्तों, जल बन जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होगी दोस्तों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई, है ना। तो ये अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, ये अभिक्रिया अस्थायी होती है दोस्तों। क्या होती है, अस्थायी, यानी अभिक्रिया स्थायी नहीं है, यानी दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। तो जल से बर्फ बन रहा है और बर्फ से वापस गर्म करते हैं बर्फ को तो जल बन जाता है, और जल को गर्म करते हैं तो वाष्प, और वाष्प को वापस संघनन के द्वारा जल बना लिया जाता है। तो ये दोस्तों हमारी हो गई उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया की बात करते हैं 7 नंबर। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। कोई भी अभिक्रिया है अभिकारक के द्वारा संपन्न हो रही है तो उस अभिकारक और अभिकारक आपस में मिल करके एक ऑक्सीजन है, मान लीजिए कोई ऑक्सीजन उपस्थिति में कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी दोस्तों, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का निकलना होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो मैं ये विषय वस्तु पढ़ा रहा हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल लेके। जैसे Mg है मैग्नीशियम, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है दोस्तों, MgO। इसको संतुलित कर लेते हैं। तो ये क्या अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कैसे हुई दोस्तों, इसमें Mg है जो ऑक्सीजन के साथ में संयोग कर रहा है तो क्या बना हमारा उत्पाद, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जबकि इसकी ऑपोजिट अभिक्रिया, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, MgO है वो किस में टूट जाता है,
Mg प्लस O2। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी दोस्तों? अपचयन अभिक्रिया हो गई। यानी इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन है, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रही है? मुक्त हो रही है, निकल रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या हो गई दोस्तों? अपचयन अभिक्रिया हो गई। इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। ऑक्सीकरण का हाइड्रोजन ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का क्या होता है? निकलना होता है, यानी निष्कासन होता है। मैंने बात की दोस्तों कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, जबकि ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होगा? संयोग होगा। तो हम ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निष्कासन किस प्रकार से होता है दोस्तों, हम इसकी एक एग्जांपल लेके समझते हैं दोस्तों। जैसे CH3 CH2OH यानी एथेनॉल है, ये रिएक्शन संपन्न हो रही है, इसको गर्म किया तो किस में बदल जाएगा दोस्तों? ये CH3CHO। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई दोस्तों? ये अभिक्रिया हो गई दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसे हुई? क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? एक H मुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है? एक H मुक्त हो रहा है ना? सॉरी, 2 H मुक्त हो रहे हैं, H2O के रूप में बाहर निकल रहा है, यानी जल बन रहा है इसमें। अब हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल की। तो अपचयन अभिक्रिया के अंदर हम पढ़ते हैं एथीन CH2 निकल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो क्या बनता है दोस्तों? एथेन का निर्माण होता है। यानी मैंने क्या बात की थी? अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है दोस्तों। क्या होता है? हाइड्रोजन का संयोग। तो इसमें क्या हो गया? CH3 एथेन का निर्माण हो गया दोस्तों। तो ये अभिक्रिया ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया की बात की हमने दोस्तों। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए धन विद्युतीय तत्व। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के लिए धन विद्युतीय तत्व। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। क्या होता है दोस्तों? निष्कासन होता है। जबकि अपचयन अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, संयोग होता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Ki प्लस Cl। तो I यहाँ पर क्या है दोस्तों? धन विद्युतीय तत्व है। तो इसमें क्या निर्माण हो जाएगा दोस्तों? KCl प्लस I2। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बाहर निकल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों? धन विद्युतीय तत्व। जो इस प्रकार की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें धन विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। I2 यहाँ पर क्या बन रहा है? रिएक्शन में अवक्षेप के रूप में निर्माण हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अपचयन अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। दोस्तों अपचयन अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व क्या होता है? जुड़ता है। जैसे Cl2 प्लस Mg यहाँ पर क्या है दोस्तों? धन विद्युतीय तत्व है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होगी दोस्तों? अपचयन होगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में MgCl का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। क्या निर्माण हो जाएगा दोस्तों? MgCl का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। किसके साथ में?
क्लोरीन के साथ में जुड़ रहा है, यानी ऋण विद्युती के साथ में कौन जुड़ रहा है, धन विद्युत। मैग्नीशियम क्या होता है दोस्तों, धन विद्युतीय तत्व होता है। तो धन विद्युतीय तत्व के साथ में कौन जुड़ रहा है, Cl जुड़ रहा है। तो नया उत्पाद के रूप में क्या निर्माण हो रहा है, धन विद्युतीय तत्व का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं ऋण विद्युतीय तत्व में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। ऋण विद्युतीय तत्व में, ऋण विद्युतीय तत्व के लिए दोस्तों ऋण विद्युतीय तत्व में ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, यानी ऋण विद्युतीय तत्व अभिकारक और अभिकारक, मान लीजिए कोई एक अभिकारक के साथ में धन विद्युतीय तत्व है, दूसरा अभिकारक के साथ में ऋण विद्युतीय तत्व है, तो आपस में संयोग करेंगे और संयोग करने के बाद में जो उत्पाद बनेगा और उत्पाद बनने पर क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्व आपस में जुड़ेंगे दोस्तों। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों, ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो इसमें क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना होगा। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, Mg प्लस Cl2, यानी उल्टा है इसका। पहले हमने धन विद्युतीय का पढ़ा, तो इस पहले हमने Cl2 प्लस Mg पढ़ा, तो इस बार हम क्या करेंगे, Mg प्लस Cl2, यानी ऋण विद्युतीय तत्व क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अब हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। तो अपचयन अभिक्रिया के अंदर ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना होता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन के आधार पर अगले पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। फर्स्ट में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इस अभिक्रिया की परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा इसकी ये होगी दोस्तों, इस किसी अभिक्रिया के अंदर अणु, आयन या समूह अभिक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होने पर इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, Na+ हो जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, Na के अंदर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा तो इसमें Na+ का निर्माण हो जाएगा, जो मूल परमाणु से क्या होता है, Na+ छोटा होता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, Na+ मूल परमाणु से छोटा होता है, इसके साथ में इलेक्ट्रॉन निष्कासन होगा, हमेशा याद रखना दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन के आधार पर किस प्रकार से ये रिएक्शन करती है। तो अपचयन अभिक्रिया के अंदर हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो क्या निर्माण हो जाएगा दोस्तों, Cl- का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, Cl- का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या हो गई, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन के आधार पर हमने इनको डिवाइड कर लिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों उपोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स या उपोपचय, दूसरा नाम इसका है उपोपचय अभिक्रिया। दोस्तों रेडॉक्स या उपोपचय अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी धातु में इलेक्ट्रॉन तो जुड़ता है, किसी में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, निकलना होता है, निष्कासन होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया
यानी एक साथ रिएक्शन में एक साथ संपन्न हो जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहेंगे दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया या उपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, Zn प्लस CuSO4 यानी जिंक के साथ में कॉपर सल्फेट है जो रिएक्शन करके क्या बनाएगा दोस्तों? ZnSO4 क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस Cu जो अवक्षेप के रूप में जम जाएगा किसी पदार्थ पर, है ना। तो यहाँ पर जिंक और ZnSO4 तो क्या हो गए दोस्तों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है? जुड़ना होता है। जबकि अपचयन अभिक्रिया के अंदर हमने बात की थी कि धन विद्युतीय तत्व का क्या होगा दोस्तों? जुड़ना होता है। तो अपचयन अभिक्रिया ये हो गई दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ में संपन्न होने के कारण इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों? रेडॉक्स या उपोपचय अभिक्रिया कहलाएगी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों उदासीनीकरण। नया टॉपिक है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है दोस्तों? इसमें कोई परबल अम्ल और परबल क्षार आपस में रिएक्शन करके अभिक्रिया करके एक उदासीन परमाणु पदार्थ अवस्था स्टेज के रूप में निर्माण करता है। जैसे NaOH प्लस HCl यानी ये क्या है? एक प्रबल सार है। क्या है दोस्तों? प्रबल सार है। और HCl यहाँ पर क्या है? दुर्बल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। यानी दोनों ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए। तो ये क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। और NaCl क्या होता है? सामान्यतः उदासीन, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। साथ में क्या निर्माण हो जाएगा? पानी या जल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों क्या कहलाएगी दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और उदासीनी अभिक्रिया के अंतर्गत बनने वाला उत्पाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। बनने वाला उत्पाद की पीएच की बात करते हैं तो इसकी पीएच 7 होती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, उदासीनी अभिक्रिया के अंदर, उदासीनीकरण के अंदर परबल सार तथा परबल अम्ल अभिक्रिया करके उदासीन पदार्थ या उदासीन परमाणु पदार्थ अवस्था का निर्माण करे, अर्थात इसकी पीएच कितनी होगी दोस्तों? 7 होगी। याद रखना है दोस्तों ये। अब हम बात करते हैं, यदि परबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार मिलकर के क्या निर्माण करेंगे दोस्तों? परबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार मिलकर के दोस्तों परबल अम्ल का निर्माण ही करेंगे दोस्तों। और परबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल तथा परबल सार मिलकर के परबल क्षार का निर्माण होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या हो गई? तो इस प्रकार की अभिक्रिया, पहले वाली अभिक्रिया परबल अम्ल है तो ये अभिक्रिया 7 से कम होगी, यानी इसका पीएच का मान अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? 7 से कम होगा। जबकि परबल सार में पीएच का मान 7 से अधिक होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने पढ़ी। ये होती है दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया। श्योर चल रहा है।
चाल दिया वीडियो, चाल दिया।